प्यारे छात्रों, ऑप्टिक्स के अंतर्गत किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र के में कुछ प्रश्न को ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है और ये अलग अलग तरह के प्रश्न दिए जा रहे हैं जिससे आप जो है एग्जाम में किसी भी तरह के प्रश्न को सही सही सॉल्व कर पाए, आपके अंदर बेहतर कॉन्सेप्ट जो है ऑप्टिक्स का विकसित हो, इस संबंध में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। भिन्न भिन्न सेटों में अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पर सेट 1 की बात की जा रही है और देखिए डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको हड़बड़ी नहीं करना है कि तुरंत क्वेश्चन पढ़े तुरंत जवाब दे दिए। आपको एकदम कूल माइंड से जो है काम करना है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने जो है कोई वस्तु को हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं और दर्पण से इसके बीच की दूरी है 0.5 मीटर। तो प्रतिबिंब भी जो है उतना ही दूरी पर पीछे की तरफ बनेगा 0.5 मीटर। तो ये हो गया प्रतिबिंब। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। ये नहीं कि तुरंत ध्यान में देखे प्रतिबिंब भी जो है दर्पण के इतना पीछे बनता है और ये आंसर मान तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो यह है वस्तु और यह है प्रतिबिंब, ये है प्रतिबिंब है। तो दोनों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये इसको 0.5 दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 1 मीटर, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ये 1 मीटर। तो अब बच्चों जो है समतल दर्पण से संबंधित कुछ और भी आप जानकारी ले लीजिए। जैसे कि हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर समतल दर्पण के गुण। तो देखिए समतल दर्पण के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला है कि इसके द्वारा जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। और वस्तु दूरी दर्पण से और वस्तु के बीच की दूरी को बोलते हैं वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, ये दोनों बराबर होती है। चौथा है समतल दर्पण की जो त्रिज्या होती है वह क्या होती है, इन्फिनिटी होता है। और जो फोकल लेंथ हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने आप ई वेग से लाइएगा तो जो प्रतिबिंब है वह दर्पण की तरफ आएगा। कितना से, यू से ला रहे हैं तो प्रतिबिंब जो है कितना से आएगा, 2u से आएगा। तो ध्यान रखना वस्तु यू से दर्पण की तरफ जा रहा है तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वह प्रतिबिंब दर्पण की तरफ आएगा 2u वेग से। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं यदि मान लीजिए बच्चों ये समतल दर्पण है और ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। यदि हम लोग समतल दर्पण को थीटा से रोटेट कर देंगे, थीटा से समतल दर्पण को हम लोग रोटेट किए हुए हैं, तो ये परावर्तित किरण जो है थीटा से रोटेट करेंगे तो परावर्तित किरण जो है 2 थीटा से परावर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे कि मान लेते हैं हम लोग जो है ये समतल दर्पण है, ये हम लोग कोई समतल दर्पण ले लिए हैं और समतल या इस तरह से समतल दर्पण ले लीजिए, ये समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण में हम लोग कोई वस्तु का, किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाना चाहते हैं। तो समतल दर्पण की न्यूनतम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। तो मान लीजिए अगर वस्तु का ऊंचाई h हो तो दर्पण जो होगा, समतल दर्पण होगा, उसकी ऊंचाई न्यूनतम जो है h/2 होनी चाहिए। यानी कि वस्तु का कम से कम आधा होना चाहिए तो वस्तु का पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर 6 फुट का वस्तु है तो दर्पण की जो ऊंचाई होनी चाहिए कम से कम 3 फुट की होनी चाहिए, कम से कम। उससे अधिक होगा तभी पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा।
नेक्स्ट है बच्चों, मान लेते हैं कि एक समतल दर्पण यहाँ पर हम लोग ले लिए है, एक समतल दर्पण जैसा कि आप सैलून में देखते हैं, और ये एक दूसरा समतल दर्पण ले लिए हैं और बीच में कोई वस्तु है यहाँ पर। इस वस्तु का कितना प्रतिबिंब, अब देखते हैं सैलून में बाल कटवाने जाते हैं तो देखते हैं कि प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनते, लगता है कि आगे भी सैलून है, आगे भी सैलून है, उसमें बाल कटाई हो रहा है। तो इस तरह से दो दर्पण और समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु को हम लोग रखेंगे तो इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो नंबर ऑफ प्रतिबिंब के लिए फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा, यानी कि ये दोनों दर्पणों के बीच का एंगल अगर मान लीजिए थीटा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 360 बाई थीटा। और यदि यह विषम आता है, यदि यह भाग देने पर विषम आता है 360 में थीटा से, तो वही प्रतिबिंब की संख्या हो जाती है। यदि सम आता है तो सम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये समतल दर्पण है, ये दो समतल दर्पण है और बीच का एंगल जो है 60 डिग्री है और कोई वस्तु है तो इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो n बराबर हो जाएगा 360 बाई 60, तो ये हो जाएगा 6, तो 6 तो सम हो गया, तो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी इसमें, अभिष्ट प्रतिबिंब की संख्या 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। विषम आ जाएगा तो छोड़ देना है, क्योंकि प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम रूप में ही बनती है। सम आएगा तो उसमें से एक हम लोग माइनस कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों हम लोग जो है समतल दर्पण के कुछ गुणों के बारे में पढ़े, और इन्हीं गुणों में से कभी कभी कुछ जो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि दंत चिकित्सक के द्वारा दांत में छिद्र को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा जब हम लोग अवतल दर्पण को छिद्र के नजदीक रखेंगे, ये छिद्र है, दर्पण को हम लोग नजदीक रखेंगे, तब ऐसी स्थिति में जो है सीधा प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण को कैविटी के यानी कि छिद्र के नजदीक रखा जाएगा, दांत में बने छिद्र के नजदीक रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा और छिद्र से बड़ा बनेगा। तो दंत चिकित्सक है उनको देखने में सहूलियत होगी, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देख लीजिए स्थितियां, यानी कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे ये मान लीजिए कि हम लोग जो है अवतल दर्पण ये ले लिए हैं और ये पोल हो गया, यह हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर हो गया। हम लोग क्या किए हैं, दर्पण को जो है कैविटी के नजदीक रख दिए हैं, देख रहे हैं यहाँ पर कैविटी के नजदीक रख दिए हैं। अब प्रकाश किरणें यहाँ से जाएगा और जब प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा तो परावर्तित होने के बाद से फोकस से होकर गुजरेगा, और एक प्रकाश किरण को हम लोग जो है सेंटर से गुजारते हैं और यहाँ पर आएगा तो ये फिर से इसी पर परावर्तित हो जाएगा, इसी पर। अब हम लोग इसको पीछे की तरफ ले जाते हैं, इसको भी पीछे की तरफ ले जाते हैं, ले जाएंगे तो पीछे जाकर ये मिलेगा, तो हम लोग देखेंगे जहाँ पर भी मिलेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से यह जो प्रतिबिंब बना है वस्तु के सापेक्ष जो है सीधा बना है, तो सीधा बनेगा तो देखने में सहूलियत होगी। दूसरी चीज जो कैविटी का आकार होगा, देख रहे हैं आप वस्तु से बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब, यानी कि कैविटी का जो आकार होगा जो दर्पण में बनेगा वह वास्तविक से बड़ा बनेगा, तो वहां पर वस्तु स्थिति को देखने में सहूलियत महसूस होगी। इस तरह से अवतल दर्पण को कैविटी के नजदीक रखेंगे तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, अतः अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए बच्चों अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, प्रकाश की चाल का क्रम विभिन्न माध्यमों के लिए कौन सा सही है। तो देखिए अपवर्तनांक के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, म्यू बराबर फॉर्मूला होता है C/cm। यहाँ पर C का मतलब है निर्वात में प्रकाश की चाल, और यहाँ पर cm, m नीचे की तरफ है और इसका मतलब है निर्वात, ये हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल, और यह हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इस तरह से म्यू हम लोग लिख सकते हैं 1/cm, या हम लोग cm और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द म्यू, यानी कि जिसका अपवर्तनांक कम होगा
तो वहाँ पर चाल अधिक होगी प्रकाश की, अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो चाल कम होगी। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोग को काम करना है। तो देखना है हीरा जो है, हीरा का अपवर्तनांक जो है कांच और पानी की अपेक्षा ज़्यादा होता है, यानी कि लिख सकते हैं डी का मतलब डायमंड, ये ज़्यादा होगा। और ये ग्लास हो गया और यह हो गया वाटर। हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा कांच की अपेक्षा, और कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा किसकी अपेक्षा? पानी की अपेक्षा। तो इस तरह से जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। तो सबसे कम प्रकाश की चाल किस में हो जाएगी? हीरा में। तो आपको देख लेना कहाँ है, हीरा में सबसे कम, उसके बाद से कांच, और सबसे ज़्यादा होगा पानी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। बच्चों अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक प्रेक्षक समतल दर्पण की तरफ 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आता है, तो दर्पण में बना प्रतिबिंब प्रेक्षक की तरफ किस वेग से आएगा? जैसे मान लेते हैं कि ये समतल दर्पण हो गया, ये समतल दर्पण हो गया, और कोई ये प्रेक्षक है, कोई व्यक्ति है, हम लोग मान लेते हैं यह व्यक्ति जो है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दर्पण की तरफ आता है। तो इसके पीछे की तरफ जो है यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, तो यह किस वेग से प्रेक्षक की तरफ आता हुआ नजर आएगा? तो ये समतल दर्पण का गुण होता है, यदि वस्तु जो है ई वेग से आएगा तो प्रतिबिंब जो है उसके डबल वेग से दर्पण की तरफ आता है या प्रेक्षक की तरफ आता है। तो इस तरह से 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आता है तो प्रतिबिंब जो है डबल वेग से आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। देखिए बच्चों एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया हुआ है, कांच का टुकड़ा जिसकी मोटाई 4 mm है तथा कांच का अपवर्तनांक म्यू बराबर 3 है, तो इस कांच के टुकड़े को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? तो बच्चों हम लोग जो है क्लास 11th में मैकेनिक्स में यह फॉर्मूला पढ़े हैं, समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटे ये हो जाएगा 4, ये एक जनरल फॉर्मूला है। यानी कि t बराबर हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं समय दूरी के लिए थिकनेस हो जाएगा, ये ग्लास है, ये मान लेते हैं ये ग्लास है, तो प्रकाश इधर से आएगा ना, और इसी को पार करके निकलना है इसको, तो ये हो जाएगा इतना दूरी तय कर रहा है, तो दूरी हो जाएगा कितना? 4 mm। तो 4 mm हो गया, ये 4 mm। और प्रकाश की चाल हम लोग निकालना है, तो माध्यम में यानी कि कांच एक माध्यम हो गया, तो इसके माध्यम में प्रकाश की चाल के लिए हम लोग लिख दिए cm। अब देखिए यहाँ पर cm के लिए हम लोग फॉर्मूला निकालना है कि cm बराबर कैसे यहाँ पर रखें। तो देखिए बच्चों अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला होता है c/cm होता है, यानी कि c का मतलब है निर्वात में प्रकाश की चाल, और यहाँ पर cm का मतलब है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हम लोग को ये cm रखना है, तो cm बराबर हो जाएगा c/म्यू, चला जाएगा नीचे, ये हो जाएगा म्यू। अब ये c निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोग को पता होता है, ये यहाँ पर रखेंगे, तो आप लिख सकते हैं t बराबर यहाँ पर ये t बराबर हो जाएगा 4 mm और बाई c/, ये हो जाएगा म्यू, ये म्यू चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो लिख पाएंगे 4 mm, ये हो जाएगा म्यू अपॉन c। तो देखिए 4 mm को मीटर में बदल देंगे तो लिख पाएंगे 4 × 10⁻³ और यह जो हम लोग का दिया हुआ है म्यू, इसका मान है 3, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और c का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, तो 3 × 10⁻, ये हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड, और इसको मीटर में बदले तो ये मीटर हो जाएगा, तो एक मीटर से मीटर ये हो जाएगा कैंसिल, और 3 से 3 ये हो जाएगा कैंसिल, ये 8 जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ये सेकेंड भी ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 4 × 10⁻³ ये 8 पॉजिटिव में है, तो ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 10⁻8, और ये सेकेंड इधर माइनस में ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, तो सेकेंड, यानी कि t बराबर हो जाएगा 4 × 10⁻11, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर। तो देख लेंगे ऑप्शन में कौन सा है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, राइट आंसर ए। तो जो अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है और एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, और दोनों लेंसों को एक दूसरे के साथ संयोजित किया गया है, तो इस संयोजन का शक्ति बतलाना है, पावर बतलाना है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि उत्तल
लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होगा यह क्या हो जाएगा, नेगेटिव होता है। आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी फोकस दूरी दी गई है दोनों की, यानी कि उत्तल लेंस का 40 और अवतल का 25 दिया गया है। पावर के लिए फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2, बारी बारी से। ये पहले वाले लेंस के लिए यानी कि उत्तल लेंस के लिए, और P2 हो गया अवतल लेंस के लिए। तो हम लोग जो लिखे हैं P बराबर जनरल फॉर्मूला होता है 1/f, तो P1 के लिए लिखेंगे यहाँ पर, P1 के लिए 1/f1 और P2 के लिए हो जाएगा 1/f2। इस तरह से P बराबर, तो P1 के लिए यह रखेंगे 1/f1 और प्लस 1/f2। तो देखिए P बराबर हम लेंगे 1/f1, तो f1 का मतलब हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव होता है इसका फोकल लेंथ, तो ये 1/40 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप 100 से भाग कर देंगे हम लोग, और प्लस यहाँ पर 1/, अब देखिए f2 25 है तो माइनस हो जाएगा 25 और बाई 100, और ये सब किस में आ जाएगा, डायोप्टर में आ जाएगा। ये 100 चला जाएगा ऊपर, यहाँ भी 100 चला जाएगा ऊपर, तो P बराबर लिख पाएंगे 100/40 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 100 ये हो जाएगा 25, और पावर का यूनिट होता है डायोप्टर। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये फिर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 2। तो P बराबर हम लोग लिख पाएंगे 5/2 और माइनस ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका डायोप्टर। तो P बराबर ये 5/2 का मतलब हो गया 2.5 और -4, ये हो जाएगा डायोप्टर। इस तरह से P बराबर, तो 4 में से इसको माइनस कर देंगे तो -1.5 डायोप्टर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन, तो हम लोग का ऑप्शन ए जो है मैच कर रहा है, राइट आंसर इज ए। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक प्रिज्म में पानी भरा हुआ है जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है √2, और प्रिज्म कोण का मान दिया गया है 60 डिग्री, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। तो आप प्रिज्म के सूत्र के बारे में जानते हैं, हम लोग लिखते हैं प्रिज्म का सूत्र। तो प्रिज्म के सूत्र के लिए फॉर्मूला होता है साइन A प्लस डेल्टा मीन, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण /2 अपॉन साइन A/2। तो देखिए ये जो म्यू दिया हुआ है, ये म्यू का मान दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर √2 रख सकते हैं, तो यहाँ हम लोग रखते हैं √2, ये हो गया √2, और यहाँ पर लिखते हैं साइन ए का मतलब हो गया प्रिज्म कोण, तो ये हो गया 60 और प्लस डेल्टा मीन के बदले हम लोग केवल m लिख देते हैं, अपॉन 2 और बाई, ये हो जाएगा साइन ए, तो ये हो जाएगा 60 और /2। तो अब इधर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग √2 और ये लिख सकते हैं साइन 60 प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2 अपॉन, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, 60 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं √2, ये हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2, और ये हो गया 1/2, ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में कीजिएगा तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2, और ये हो जाएगा √2 इंटू 1/, ये हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस √2 को हम लोग जो है, जो 2 लिखे हुए हैं, √2 इंटू √2 लिख देते हैं। देखिए अगले स्टेप में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, तो अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2 √2 इंटू, देखिए 2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √2, तो यह से यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 60 प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2 बराबर 1/, ये आ गया 1/√2, तो 1/√2 साइन के किस वैल्यू के लिए होता है, तो साइन 45, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 प्लस डेल्टा मीन
अपॉन 2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा साइन 45 डिग्री। तो ये देखिए अब यहाँ पर कंपेयर कर देंगे हम लोग दोनों एंगल को। तो 60 डेल्टा मीन बाई 2 इक्वल टू 45। तो हम लोग आगे लिख सकते हैं 60 प्लस डेल्टा मीन बाई 2 बराबर ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये दो को इधर ला देंगे। जब इधर लाएंगे तो देखिए आप लिख पाएंगे 60 प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2 और इधर ये है 45। तो 60 प्लस डेल्टा मीन तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। 45 डिग्री इंटू 2 यानी कि 60 डिग्री प्लस डेल्टा मीन ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो डेल्टा मीन तो ये 60 को इधर लाएंगे माइनस कर देंगे तो 90 माइनस 60 डिग्री। तो इस तरह से डेल्टा मीन का जो वैल्यू हो जाएगा यानी कि न्यूनतम विचलन कोण का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री। तो राइट आंसर इज डी। तो आपको ये प्रिज्म का सूत्र है और प्रिज्म के सूत्र पर आधारित ये प्रश्न था। देखिए बच्चों ये के अगला प्रश्न है, किसी माध्यम का हवा के सापेक्ष क्रांतिक कोण का मान दिया गया है 45 डिग्री। तो माध्यम का अपवर्तनांक बतलाना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, आप जानते होंगे म्यू बराबर 1 और ये होता है साइन, ये होता है IC, यानी कि ये हो गया क्रांतिक कोण। तो ये वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का। तो यह वैल्यू दिया हुआ कितना 45 डिग्री और म्यू का मतलब हो गया माध्यम का अपवर्तनांक। तो 1/sin c। तो साइन c यानी कि ये हो गया साइन 45 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं म्यू 1 और ये साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ये √2 पर चला जाएगा तो म्यू बराबर हो जाएगा √2 और √2 के लिए होता है 1.414। लेकिन हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो दशमलव के 2 ही प्लेस का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी 1.41। देखिए बच्चों अगला प्रश्न दिया हुआ है, कोई दूरदर्शी है और अभिदृश्यक लेंस के फोकस दूरी यहाँ दिया गया है FO और उसी दूरदर्शी में एक दूसरा लेंस होता है अभिनेत लेंस, उसकी फोकस दूरी दी गई है FA। तो दूरदर्शी के नली की लंबाई क्या होगी यह प्राप्त करना है। तो अभिदृश्यक लेंस का मतलब क्या होता है? अभिदृश्यक लेंस का मतलब हो गया जो लेंस वस्तु की तरफ होता है। देखेंगे इधर ये अभिदृश्यक लेंस हो गया और ये अभिनेत लेंस हो गया। दूरदर्शी में ये जो लेंस होता है ये इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस और यह लेंस जो आंख की तरफ रहता है इसको बोलते हैं अभिनेत लेंस और वस्तु इस दूर की तरफ रहती है। इसका फोकल लेंथ बड़ा होता है, इसका फोकल लेंथ छोटा होता है, आप साइज में भी देख सकते हैं। तो इसकी जो फोकस दूरी दी गई है FO है और इसकी जो फोकस दूरी दी गई है FE दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि नली की लंबाई, तो नली की लंबाई के लिए क्या करते हैं दोनों के फोकस दूरी को हम लोग ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि नली की जो लंबाई हो जाएगी, यहाँ पर लिखा जा सकता है नली की लंबाई बराबर FO प्लस क्या हो जाएगा FA। तो राइट आंसर हो जाएगा C। अगला प्रश्न है बच्चों, एक सरल सूक्ष्मदर्शी है जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी सीमा के लिए इस सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता प्राप्त करना है। तो बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला होता है m बराबर 1 प्लस D/F। F का मतलब हो गया फोकल लेंथ। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस यूज किए जाते हैं वह लेंस होता है उत्तल लेंस और ये छोटे फोकस दूरी और छोटे द्वारक के होते हैं और उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक मानते हैं। इस तरह से हम लोग इसको पॉजिटिव ले लेना है फोकस दूरी को। तो m बराबर लिख पाएंगे 1 प्लस D का मतलब हो गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख पाएंगे हम लोग 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर हम लोग का जो है फोकस दूरी जो है दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। इस तरह से m बराबर 1 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 ये हो जाएगा 6। तो ये आंसर हो जाएगा D।